नमस्कार, मैं नित्या सिंह, आप सभी का स्वागत है प्रजातंत्र टीवी में। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। ये राजनीति में बिल्कुल ही स्वाभाविक है। वैसे 2024 का लोकसभा चुनाव कुछ पार्टियों के लिए करो या मरो की स्थिति में है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस, यूपी में समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियों का यही हाल है। कांग्रेस पार्टी को 2024 और 2019 में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। हार ऐसी शर्मनाक रही कि उनको विपक्ष का नेता तक नसीब नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में देखें तो समाजवादी पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव हार गई। सीपीआईएम का मुख्य जनाधार पश्चिम बंगाल था, लेकिन वहां से 3 विधायक यानी 3 विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसी पार्टियों के लिए इस बार करो या मरो के लिए स्थिति है। 2019 में भी ये पार्टियां आक्रामक थी और उनको उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2019 में नहीं आएगी। भाजपा न केवल सरकार में आई बल्कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी जीते। भाजपा विरोधी हवा नहीं। इस बार आम जनकार की माने तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभी तक कोई हवा नहीं बन पाई है। जनता में भी कोई आक्रोश नहीं देखने को मिल रहा है। विपक्ष को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कोई आकर्षक नहीं दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर ना भाजपा के विरोध में कोई लहर है और ना ही विपक्ष को सत्ता में लाने का प्रभाव है। इसलिए ये सब सत्तारूढ़ी दल के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में बात अलग है। इस बार मुद्दे बेहद आक्रामक तौर पर उठ रहे हैं। हालांकि चुनाव के समय ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में कहा कि अगर भाजपा सरकार में आई तो देश में आग लग जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और कई नेताओं ने कहा कि अगर भाजपा इस बार जीती तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। हालांकि साल 1975 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के समय में देश में आपातकाल लगाया गया था। उस समय मौलिक अधिकार और न्यायपालिका का भी अधिकार खत्म हो गया था। वह स्थिति अभी तक भारत में दोबारा पैदा नहीं हुई। भ्रष्टाचार के आरोपी नेता 2024 और 2019 के चुनाव के जैसे हालात अब 2024 में नहीं है। कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं। साल 2024 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। उन्हीं की सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। उच्चतम न्यायालय के मामले में टिप्पणी भी की गई थी। 2024 के चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था और अरविंद केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसके अलावा उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप है और सीबीआई ईडी की कार्रवाई चल रही है। प्रचार यह किया जा रहा है कि केंद्र की सरकार विपक्ष को एजेंसियों से परेशान करवा रही है, विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रही है और जेल में डालने की कार्रवाई की जा रही है। एजेंसियां इस कदर का मुकदमा बनाती हैं कि उन्हें जमानत तक नहीं मिला। काफी मुश्किल हो जाता है। आम आदमी पार्टी ने एक अभियान दिल्ली में चलाया है कि आपके नेताओं को जेल में डाला है तो उनको वोट देकर हराने का काम जनता करे। जेल का जवाब वोट से इस प्रकार के अभी तक मुद्दे चुनाव में नहीं देखे गए थे। हाल ही में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी सभा के दौरान बोले कि किसी भी हाल में भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। उनके जो मुकदमे चल रहे हैं वो किसी भी हाल में बंद नहीं होंगे। टीएमसी के सांसद ने हाल में ही चुनाव आयोग से जाकर मिली और मुलाकात किया और मांग की कि केंद्रीय एजेंसियों यानी जिसमें ईडी और सीबीआई एनआईए है उनके प्रमुख को बदल दिया जाए। चुनाव आयोग जिले के डीएम एसपी के अलावा चुनाव से संबंधित अधिकारियों का तबादला कर सकता है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख को बदलने और उनके नियुक्त की मांग करना उनसे मुनासिब है। केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख की नियुक्ति के लिए पीएम की अध्यक्षता में एक ऐसी कमेटी होती है जो नियुक्त करती है। चुनाव में इस बार बस 2 मुद्दे चुनाव में इस बार हैं, एक सनातन धर्म और दूसरा सनातन धर्म पर हमले का। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि सनातन डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसका अंत करना बेहद ही जरूरी है। उसके बाद कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं। बिहार सरकार के एक भूतपूर्व मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाया। यूपी में भी इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। एक तरफ पूरे देश में हिंदुत्व पर राजनीतिक हमले हो रहे थे,
कि देश में भाजपा और आरएसएस अपने मन का हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सनातन को खत्म करना है। इस पर भाजपा के अलावा साधु संतों ने, हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया। ये एक बड़ा मुद्दा है चुनाव के लिए। इस बार चुनाव में भुनाया जा रहा है। हाल में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें एक विभाजन रेखा खींच दी गई। एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले और इस पर सवाल उठाने वाले एक ओर गए और दूसरी ओर राम मंदिर के आंदोलन करने वाले और प्राण प्रतिष्ठा करने वाले गए। नेहरू के समय में वामपंथी और एंटी रिलीजन वाली कम्युनिटी को ढोने का काम आज तक कांग्रेस करते आई है। इसलिए सनातन पर हिंदुत्व का मुद्दा और हिंदुत्व से राष्ट्रवाद का मुद्दा इस चुनाव में बनता हुआ दिख रहा है। भारत पर विदेशों की भी नजर है। सीएए को भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले लागू कर दिया। उसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में राज्यों में इसका विरोध देखने को मिल रहा है, जो फिलहाल भाजपा से नाराज है। अब उनको भी लगने लगा है कि उनके पास अब भाजपा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाल ही में अखिलेश यादव जब मुख्तार अंसारी की श्रद्धांजलि देने गए थे तो कहा कि भारत के अंदर तो भाजपा हत्या करा रही है, अब विदेशों में भी भाजपा लोगों का कत्ल करा रही है। दुनिया के स्तर पर भी भाजपा के खिलाफ मुद्दे बनाने की कोशिश वर्तमान में हो रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दुनिया भर में आतंकी मारे जा रहे हैं। उनको लेकर विपक्ष भले ही मुद्दा बना रही है, लेकिन जनता में इसका समर्थन देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने ये साफ किया है कि विदेश में किसी प्रकार की हत्या कराना उसकी नीति के खिलाफ है। अमेरिका के पन्नू पर हमला के मामले में एक भारतीय को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सरकार ने उसे नकार दिया है। उस मामले में जांच चल रही है। विपक्ष की ओर से बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, राज्य में अपराध बढ़ने के मुद्दे। कांग्रेस ने कहा कि सरकार आने पर भ्रष्टाचार सरकार की जांच कराई जाएगी। शराब घोटाला भाजपा के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये तो केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया है। विपक्ष इसको भी बड़ा मुद्दा बना रही है। दुनिया के नेतृत्व वाले भारत के लिए भाजपा अपने मुद्दे जनता तक लेकर जा रही है। सरकार बनते ही 100 दिन के एजेंडे को भी मोदी और भाजपा बता रहे हैं। नेतृत्व भी है एक मुद्दा, राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा नेतृत्व को लेकर भी है। भाजपा की ओर से तो कहा गया है कि 2024 और 2029 में भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मोदी जी ही रहेंगे, जबकि विपक्ष का सबसे बड़ा हमला पीएम मोदी पर ही होता है। मोदी की समानांतर को भी अभी तक कोई भी नेता नहीं आ सका है। अभी तक विपक्ष नेतृत्वहीन है। मोदी इस बात को लेकर हमलावर रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद नेतृत्व नहीं तलाश कर सकी है। कई राज्यों में कांग्रेस को छोटे दलों के साथ गठबंधन करना पड़ा है। इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक उसको नेतृत्व करता नहीं मिला है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने के लिए बनाया गया था, राज्यों में तो उसका कुछ असर भी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई व्यापक असर नहीं दिख रहा। विश्व हिंदू परिषद ने एक डाटा जारी किया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे देश में 9,56,000 जगहों पर कार्यक्रम हुआ, जो असाधारण था। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा कि पर्सनल लॉ के बारे में समुदाय से बात करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने लोकप्रिय वायदों की भी भरमार कर दी है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए ज्यादा वायदा किया है, जिस कारण मोदी ने आरोप लगाया कि ये तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। उसमें अल्पसंख्यकों के पहनावे, रहने आदि की भी बात की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस एक साथ सभी अल्पसंख्यकों का एक मुक्त वोट लेने के लिए घोषणा पत्र लाई है। भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। भाजपा और आरएसएस मुसलमानों की तुष्टीकरण का जो आरोप लगाते रहे हैं, अब वो इस चुनाव में जोरदार तरीके गूंजने का उम्मीद जताई जा रही है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसको अपराधी न बताना और उसको मसीहा के तौर पर देखना और पूरे देश में उसे मुद्दा बना दिया जाना भी एक गौर करने वाली बात है। तमाम ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ।